चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करना है। बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रोसेस में वर्क करता है? बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने प्रोसेस में वर्क करता है? दो। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये दो प्रोसेस में वर्क करेगा। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको क्या बोलेंगे? आहार नाल। और नंबर 2 ग्लैंड। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है? ग्लैंड। ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? ग्रंथियां। चलिए ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? देखो एलिमेंट्री कैनाल में नंबर 1 हो गया जैसे माउथ। माउथ को हम क्या बोल सकते हैं? बगल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर माउथ कैलू। चलिए नंबर 2 सीधा ईसोफेगस आएगा। ठीक है, ईसोफेगस आएगा। ठीक है, माउथ मतलब मुख, ईसोफेगस मतलब क्या होगी? ग्रास नली। फिर इसके बाद नंबर 3 होता है स्टमक। स्टमक को आप बोल सकते हो अमाशय या पेट या उदर। ठीक है, पेट कहना पेट कह लो, उदर कहना उदर कह लो, जिसका कुआ हो उसको कुआ कह लो। चलिए स्टमक, स्टमक के बाद में क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या होगी भाई? छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या बोल सकते हैं हम? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत आएगी। चलिए भाई अब ये बताओ, माउथ जो होता है मुख, मुख में कोई ग्लैंड्स होती है क्या? मुख में ग्लैंड्स होती हैं या नहीं होती? होगी। कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है ना। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले मुख, मुख में हम दो ऑर्गन्स लेंगे, एक लेंगे आपका टीथ और एक लोगे टंग, दांत और जीभ। ये आएंगे आपके किसमें? मुख में। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई टीथ आ जाएगा और टंग हो गई आपके पास। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स होगी क्या? ईसोफेगस में कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं। इसके बाद जब हम बड़े अमाशय अमाशय में जाएंगे तो अमाशय में कोई ग्लैंड्स होगी क्या? होती है। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। यहाँ पर कौन सी होती है? तो यहाँ पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हाँ बता लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है नहीं होती? छोटी आंत में जठर ग्रंथि बोलते हैं अमाशय में, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्रंथियां होती हैं, एक होता है लीवर और लीवर के बाद और क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलोगे? पैनक्रियास। पैनक्रियास होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में कोई ग्लैंड्स होती है क्या? नहीं होती। ठीक है, अब देखो ग्लैंड्स जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ग्लैंड्स कितने प्रकार की होंगी भाई? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो क्या बताओगे? 2 होगी आपकी, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। चबाना बंद कर दो, चबा रहे हो तभी तो टूटा होगा। चलिए एक्सोक्राइन जो होगी इसको क्या बोलोगे? बहिस्त्रावी। और एंडोक्राइन को क्या कहते हैं आप? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन जो होगी बहिस्त्रावी ग्रंथि का क्या काम होता है? तो इसका जो काम होगा वो क्या होता है? जूसेस बनाती है और एंजाइम बनाती है। ठीक है, ये जूसेस का निर्माण करेगी और एंजाइम बनाएगी। जूस मतलब हो गया रस, तो एंजाइम बनाएगी। एंडोक्राइन क्या वर्क करेगी? यह हार्मोन सीक्रेट करेगी। ठीक है भाई, ये क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है बॉडी में। ठीक है, तो ग्लैंड्स कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की होती है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होगा एंडोक्राइन। बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो बहिस्त्रावी का क्या काम होगा? जूसेस और
एंजाइम बनाना, और एंडोक्राइन का क्या काम होगा? हार्मोन सिक्रेट करना, बॉडी में हार्मोन बनाना। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? माउथ से। सबसे पहले कहाँ शुरू करें अपन? माउथ से चालू करें। इसको साफ कर दे। एक ये ऑर्गन से याद रखना। चलिए, हमने इसको साफ किया। चलो, अब चलो सबसे पहले टीथ। सबसे पहले किसको पढ़े हम? टीथ को पढ़े, दांतों को पढ़े। चलिए, तो दांत जो होते हैं, कितने दांत होते हैं? 32। तो ये 36 होते होंगे, एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो, ठीक है, वो होते हैं। चलिए, तो दांत कितने होते हैं भाई? 32 दांत होते हैं। 32 दांतों में सबसे पहले जो दांत आएगा वो कौन सा दांत होता है? सबसे पहले कौन से दांत होते हैं? बताओ। छेदा, कृतंतक। कृतंतक बोले तो इंसीजर। सबसे पहले जो दांत होंगे वो कौन से होते हैं? तो क्या बताओगे? इंसीजर होंगे, है ना। इंसीजर को क्या कहते हैं? कृतंतक। कृतंतक वह दांत जो स्माइल करने पर दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल स्माइल करोगे तब दिखेंगे वो, पर स्माइल होती कैसी है वाली लिए और है हिलना दिया, तो वो जो है वो आपका इंसीजर नहीं होगा, वो उसमें आपके फिर 32 के 36 भी हो सकते हैं, वो सब दिखेंगे। ठीक है, तो इंसीजर कितने होते हैं बताओ जरा? 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने होंगे? 8। इंसीजर के बाद आते हैं कैनिन। इंसीजर के बाद कौन से होते हैं? कैनिन, जिसको कहते हैं रदनक दांत। रदनक कितने होते हैं? 4 होंगे। जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर दांतों के बाजू में, आजू बाजू होंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, जो नुकीले होते हैं, है ना। नुकीले दांत होते हैं कितने? 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4 होंगे। जो आप खाना खाते हैं उसकी चीड़-फाड़ करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कैनिन के बाद कौन से होते हैं? प्रीमोलर। इसके बाद कौन से होते हैं भाई? प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर को हम क्या बोल सकते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो आपके नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांतों के जस्ट पीछे वाले जो दांत होते हैं वो दांत क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर कहलाते हैं, जिसे कहते हैं अग्रचवर्णक। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी? 8। ये भी 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। चबाते हो आप तो पीसने का काम करेंगे आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद आते हैं कौन से दांत? मोलर दांत। मोलर दांत को क्या बोलोगे? सिर्फ चवर्णक। ये कहलाते हैं कौन से दांत भाई? चवर्णक। तो मोलर कितने होते हैं? 12। ठीक है, ये हो गए आपके 12। टोटल कितने हो गए आपके पास में? 32। तो कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलिए, ये तो हो गए एडल्ट एज में। अब बच्चों में जो होंगे वो दांत कौन से कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ बोल सकते हैं क्या उनको? मिल्क टीथ कितने होंगे? 20। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होंगे। चलिए, तो सेम यही नाम रहेंगे। सबसे पहले आएगा क्या? इंसीजर। फिर क्या आएगा आपका? कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर कितने होंगे? 8। बच्चों में इंसीजर भी कितने होंगे? 8। कैनिन कितने होंगे? 4। प्रीमोलर 0। बच्चों में नुकीले दांतों के बाद पीछे जो दांत होते हैं वो नहीं होते, प्रीमोलर। उसके बाद में कौन से दांत होते हैं? सीधे मोलर। मोलर दांत कितने होंगे? 8। 8 4 12 8 20। ठीक है, तो कितने दांत होते हैं बच्चों में भाई? 20 दांत होते हैं। चलिए ठीक है, अब बताओ दांत कहाँ लगे होते हैं? दांत काय में लगे होते हैं बताइए? जबड़े में। जबड़े में ही निकलते सीधे दांत, निकलेंगे आपके मसूड़ों से, जिन्हें जबड़े, ठीक है, यहाँ से। लेकिन वो किस में लगे होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मसूड़ा ही कहते हैं। देखो, जो दांत लगे होते हैं ये सॉकेट में लगे होते हैं भाई, है ना। इसको साफ कर दें। दांत जो होंगे, दांत जो होते हैं वो किस में लगे होते हैं? सॉकेट में लगे होते हैं। ध्यान रखना, ऐसे होते हैं कि नहीं होते आपके दांत? ऐसे लगे रहते हैं दांत। आपका जब दांत टूटता है तो ये वाला दांत टूट जाएगा, लेकिन ये सॉकेट बचा रहेगा। यदि सॉकेट टूट जाएगा तो आपका दोबारा दांत कैसे निकलेगा? बताओ, दांत ही नहीं निकलेगा। बच्चों के देखे होंगे दूध के दांत टूटते हैं तो फिर से निकलते हैं,
वो कहाँ से निकल रहे हैं बताओ जरा, सॉकेट में लगे हुए होते हैं ये दांत आपके, तो ये दांत टूटा, ये बचेगा, यहाँ से पुनः बनना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हो, थीकोडोंट। इसको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट कहा जाता है, या हिंदी में क्या बोलोगे, गृद्धदंती। तो दांत किस में लगे होते हैं भाई, थीकोडोंट में लगे होते हैं, या थीकोडोंट को क्या बोल सकते हैं हम, गृद्धदंती में लगे होते हैं, ध्यान रखना। चलिए अब दांतों में जो मजबूती प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, दांत मजबूत किसके कारण होते हैं, क्या लगा रहता है दांतों में, हाँ क्या लगा रहता है दांतों में, एनामिल, येलो येलो जो लगा रहेगा वो क्या करता है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो दांतों को जो मजबूती या दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता कौन है, तो क्या बताओगे, दांतों में पाया जाने वाला जो एनामिल रहता है वह है ना। एनामिल जो रहेगा, एनामिल क्या करता है, दांतों में मजबूती प्रदान करता है, जो येलो कलर का होता है। चलिए अब दांतों में नुकीलापन किसके कारण है, दांतों में जो नुकीलापन है वो किसके कारण होता है, तो उसको कहा जाता है बोनोडोंट। दांतों में नुकीलापन किसके कारण होता है भाई, बोनोडोंट के कारण होगा। चलिए अब ये बताओ, ये तो हो गया नुकीलापन। दांती जो हाथी होगा, हाथी के जो निकले हुए दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं पता, हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, यही है नाम सेम अभी लिखे थे आपके, इंसीजर बोलोगे या कैनिन बोलोगे, प्रीमोलर, मोलर, क्या होते हैं, गृद्धदंती, गृद्धंतक मतलब इंसीजर। तो हाथी के भी जो दांत निकले होते हैं उनको इंसीजर ही कहा जाता है, नहीं तो नुकीलेपन देख के लगाओ कि भाई ये होते हैं कैनिन, है ना। तो वो भी कौन से दांत होते हैं, ध्यान रखना, इंसीजर दांत होते हैं। चलिए अब ये बताओ, सबसे लास्ट में कौन से दांत निकलते हैं, अकल की दाढ़। तो लास्ट में जो दांत निकलेंगे पीछे तरफ उनको क्या कहा जाता है, विजडम टीथ। उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वेस्टिजियल टीथ होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। अब ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी ये दांत निकलेंगे तभी अकल आएगी, है ना। तो दाढ़ जो है, अकल की दाढ़, उसका आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है कि जब तक वो नहीं आई तो अकल नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी नॉर्मल 16, 17, 18 साल से निकलना चालू हो जाती है, इसीलिए आप वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हो। हाँ, समझदारी आपको दिखाना है कि कौन सी बटन दबाना है, ठीक। तो ये हो गए आपके विजडम टीथ, और ये निकलते कहाँ, सबसे लास्ट में निकलते हैं ना, आपकी जो दाढ़ होती है उसके पीछे तरफ। चलिए इसके बाद में अब यदि भोजन जो है, भोजन आपके मुख में पाचन करेगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, अभी जीभ जब आएगी, आपकी टंग आएगी, उसके साथ मिलकर जब वो पाचन करेगा, डाइजेस्ट करेगा भोजन को, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वत्स कहलाती है। चल अभी बताएंगे, बोलस कहलाती है ना। जब आप टंग पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा उसको क्या कहते हैं। ये क्लियर हुआ, दांत हो गए जी। अब चले अपन जीभ के पास, इसके पास चले, चल तो जीभ के पास चले अपन। जीभ कितनी होती है, एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है। चले जीभ के पास चले, तो टंग जो होगा वो कौन सा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये ध्यान रखना। मस्कुलर ऑर्गन मांसपेशी अंग होता है, हड्डियां तो नहीं है कोई की जीभ में, हाँ नहीं है ना। ये क्या होता है, मांसपेशी अंग मतलब मस्कुलर अंग होता है, ध्यान रखना। चेक करके देख रहे हो, देखना नहीं तो निकाल के बाहर रख लो। चेक करके देख रही है इस पकड़ के, हाँ कि हड्डी तो नहीं है दांत जीभ में। चलिए देखिएगा, तो जीभ जो होगी ये कैसा ऑर्गन होएगा, मस्कुलर ऑर्गन होगा, मतलब ये मांसपेशी अंग होता है, क्योंकि आपकी जो जीभ होती है वो किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ का जो काम होता है वो काम क्या होता है बताओ जरा, टेस्ट फील कराना, मतलब स्वाद, है ना, ये स्वाद का काम करती है, स्वाद फील कराती है कि भाई कौन सा स्वाद आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जीभ। अब जिसकी जैसी हो जिसकी जैसी हो सकता लंबी हो, यहाँ से राउंड ना ले रही हो, जो भी है, चलिए सीधी सीधी हो, ठीक। ये हो गई जीभ, ठीक है।
यहाँ पर इसमें क्या लगी होती है, आगे वाला जो भाग होएगा वो क्या फील कराता है बताओ जरा। आगे वाला भी राजश्री का फील नहीं, आगे वाला जो भाग होएगा ये क्या फील कराता है, मीठा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्वीट। तो मीठा बनकर स्वाद कहाँ पर आएगा, आगे तरफ आएगा। इसके बाद में ये जो आइट साइड की जो होती है यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ जरा साइड में। सर ऐसे नहीं होता है, कैसा, बिल्कुल अलग अलग टेस्ट आता है। आपकी जीभ अलग है, जब हड्डी दिख रही है आपकी जीभ में तो स्वाद तो अलग आएगा ही आएगा। चलिए खासा पहली बार सुन रहे, जरूरी है, सुनो देखो इस तरफ कौन सा टेस्ट आता है, खारा। इधर कौन सा आएगा, खारा। हम क्या कह सकते हैं इसको, सॉल्टी। यहाँ पर आएगा भाई खारा। अब एक बात बताओ, नमक का टेस्ट लेते हो तो नॉर्मल नमक को आगे तरफ रखते हो, कोई स्वाद आता है आपको, सेंटर में नहीं। आपने यदि देखा हो आगे तरफ यदि आपने लगाया हो आपकी टंग को नमक के साथ, तो बताओ जरा इधर स्वाद आएगा क्या, इधर आता है कि नहीं आता, स्वाद हमेशा इधर आएगा, नमक का इधर आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ बीचों बीच जब हम पहुंचेंगे इधर कौन सा आएगा, जब आप बीच में रख रहे हैं सेंटर में, बताइए। आपकी जीभ जो है वो इधर ले रही थी खारा, ठीक, और अब इधर हमने रखा तो इधर कैसा आएगा, खट्टा। ठीक है, तो खट्टा इधर आएगा, खट्टा को क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, इधर कौन सा आएगा भाई, खट्टा। ठीक है, खट्टा के बाद और ऊपर जाएंगे आप, इधर कौन सा आएगा, पीछे वाले भाग में थोड़े से पीछे जाओगे खट्टे के, इधर कौन सा बात स्वाद आता है बताओ जरा, झंझनाहट होती है। अच्छा टकुल्ला होता है और कड़वा, इधर कौन सा स्वाद आता है, कड़वा मतलब बिटर, इधर आता है कड़वा। आपने जुड़ी ताप पी होगी, जब भी आपको फीवर हुआ होगा तो जुड़ी ताप जब आपने पी होगी तो इधर आपको कड़वा लगा होगा पीछे तरफ, इधर नहीं लगा होगा। जुड़ी ताप जो आती है ना फीवर ठीक करने के लिए वो। चलिए, और इसके पीछे जब हम जाएंगे इस तरफ, यहाँ पर कौन सा स्वाद आता है, जिंजर वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर गार्लिक लिख सकते हैं क्या, गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर जो है उसी को कहते हैं गार्लिक। जिंजर जो होता है वो भी वही होता है, गार्लिक जो पेस्ट बनकर आता है जिसमें अदरक का और लहसुन का जो टेस्ट होता है जो मिक्स करके दिया जाता है वो कहलाता है आपका गार्लिक पेस्ट के नाम से आता है जिंजर। आप भी फोटो ले लेना, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। ठीक है, इधर क्या आएगा, गार्लिक टेस्ट आएगा। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो, आपने यदि खाने में प्याज खाई है, लहसुन खाया है और वो खाने के बाद किसी दूसरे फ्रेंड से आप मिलेंगे, उससे बात करेंगे, वो तुरंत बता देगा आप प्याज खा के आए। ठीक, क्योंकि आपका टेस्ट कहाँ था, पीछे, और जो एयर जो आप निकालते हो, जो हवा निकाल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो भी पीछे से आ रही है। ठीक, तो वो पूरी जो हवा है वो किसके ऊपर छोड़ रहे हैं आप, सामने वाले के ऊपर, तो वो समझ जाता है कि भाई ये क्या खा के आया है। चलिए अब देखो, यहाँ आपकी टंग खत्म होती है, यहाँ पर जीभ खत्म हो जाएगी, इस भाग को क्या कहेंगे, जहाँ जीभ खत्म होएगी उसको क्या बोलते हैं, इंजन पॉइंट। इसको क्या बोलोगे, यही बात जो होता है वो मुख गुहा कहलाती है। ये बात क्या कहलाती है, मुख गुहा कहलाती है। मुख गुहा को क्या कह सकते हैं, माउथ कैविटी। ठीक है, ये बात क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, माउथ कैविटी कहलाता है। चलिए अब हो गया ये। अब देखो इसमें जो स्वाद फील आपको करवा रही है वो आपकी टंग अकेली नहीं करवा रही, टंग में पाई जाने वाली जो पेपली होती है, यहाँ सबकी जीभ में आप देखना घर जाके दर्पण में तो कुछ ऐसे लाइनिंग बनी होंगी। ठीक है, ऐसी लाइनिंग बनी होगी। ये जो लाइनिंग है यही आपको स्वाद फील करवा रही है। यदि ये लाइन ना हो तो आपको स्वाद नहीं आने वाला। अलग अलग जगह की अलग अलग नहीं होती, होती एक ही है, सिर्फ स्वाद फील करवाती है वो। और इसको क्या कहते हैं, इसको पेपली कहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पेपली कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं स्वाद फील कराने वाली कलिका।
या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, कलिका भी कह सकते हो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेपली कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन जो आपका बनता है, क्वेश्चन यही बनेगा कि स्वाद फील कराने वाली कलिका को या स्वाद फील कराने वाले ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, तो पेपली कहा जाता है। ठीक, ये ही आपको स्वाद फील कराएगी। अब ये बताओ, यदि आपकी जो टंग है, इसको हायोड, आपकी जो हड्डी गले में हड्डी होती है कौन सी होती है, हायोड बोन होती है। जो आपकी टंग है ये किसके साथ ज्वाइंट होती है बताओ, जो टंग है ये जो ज्वाइंट होगी वो किसके साथ ज्वाइंट होती है, हायोड बोन के साथ। ये किसके साथ जुड़ी होती है, हायोड बोन के साथ। जो गले में हड्डी पाई जाती है जिसे कहते हैं हायोड हड्डी या हायोड बोन, हायोड बोन ही आपकी टंग को पकड़ के रखती है। यदि हायोड बोन ना हो ये ऐसे लटक जाएगी। कुत्ते की देखी है ना, कुत्ते यहाँ से इतनी लंबी निकाल लेगा और लगा रहेगा, है ना। तो वो जो है वो किसके कारण है, हायोड बोन। कुत्ते के गले में हायोड बोन नहीं होती। आपने कुत्ते को यदि उठाया हो तो आप इसके गले कहाँ भी हाथ डाल के ऐसे उठा लेते हैं, वो कुछ ना बोलेगा। लेकिन आपको कोई हाथ डाल के उठाएगा तो आप टै भी बोल सकते हो, है ना। तो ये जो आपकी टंग है, जीभ है, उसको पकड़ने का काम किसका है बताओ जरा, हायोड बोन का है। यदि हायोड बोन नहीं होगी तो आपकी जीभ बाहर निकल सकती है ना। हो सकता है भाई चाट की दुकान फुल्की की देखे बोडली, है ना, कुछ भी देखा भाई, नूडल्स देखे बोडली, है ना, आपको मोमोज देखे बोडली, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इधर जाएंगे आप, ये कौन सा है जहाँ दादा की फुल्की मिलती है ना, तो दादा की फुल्की पे गए तो बोडली, है ना, सीधा कार में जाएगी फिर वो उसके पानी में, है ना, लपलपा के बाहर। तो इसीलिए हायोड बोन उसको पकड़ के रखती है, कंट्रोल करके रखे हुए हैं वो कि भाई ये बाहर ना जा पाए। ठीक है, अब अच्छा देखो, आपने देखा हो अकेला इसका काम नहीं होता स्वाद कराने का, पेपली का काम बस नहीं होता स्वाद फील कराने का, आपके ब्रेन का वर्क भी होता है, आपके ब्रेन का वर्क भी होता है टेस्ट कराने का। आपका आपने यदि पढ़ा हो या फिर पढ़ोगे, सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन सा भाग करता है ब्रेन का, मिड ब्रेन करता है क्या, ठीक। तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका लिखा रहेगा कि भाई ये जो है वो सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसमें आपके 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5 संवेदी अंग होते हैं, उनमें से टंग को भी ये कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कई बार यदि 2 फ्रेंड आप लोग फुल्की खाने के लिए गए, खासकर लड़कियों का, ज्यादातर उन्हें गोलगप्पे दिखते हैं, है ना, ठीक है। तो वहां जाएंगे आप, खाना शुरू करेंगे, उसको खाया आपने, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, पता नहीं कहाँ की बातों में लगी हो आप, स्वाद नहीं आएगा। फिर बोलोगे का जीरा पानी में थोड़ा कम जो कमजोर से लग रहा है ना, जीरा पानी आजकल ठीक नहीं बना है। बाद में याद आएगा कि हाँ, फिर कहेंगे एक बार भैया 10-10 की और कर दो, तो दोबारा उसको टेस्ट करेंगे। हुआ क्या, आपके ब्रेन में कुछ और चल रहा था उस समय आप कुछ और बातों में लगे थे। अकेला टंग काम नहीं करेगी, वो सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स बनाने का काम करेगी, उसको पचाने का काम करेगी, लेकिन ब्रेन भी वहाँ संकेत देगा कि इसमें नमक है या नहीं है। हाँ, पहले बात बाद में करना, पहले खा लेना, उसके बाद में बात करना, है ना। हाँ, तो आप ध्यान रखें, ठीक। चलिए, अब देखो कई लोग तो देखा होगा, जैसे सामने मैंगो रख दिए या इमली रख दी, दूर से उनके मुंह में पानी आ जाएगा, तुरंत पानी आ जाएगा। और यदि उनका ध्यान आंखें भली और जैसे इमली पर है या आम पर है और माइंड कहीं और है, उनके मुंह में पानी नहीं आएगा। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी बात। अब देखो, यदि हायोड और टंग है, टंग और हायोड हड्डी के बीच में जो गैप होएगा, ये वाला गैप क्या कहलाएगा, टंग और हायोड के बीच का जो गैप है, ये गैप क्या कहलाता है। जैसे कुत्तों में गैप होता है, कुत्तों में मतलब कुत्ते की गले में की हड्डी में और जीभ में, है ना, उसको क्या कहते हैं बताओ, वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे, फ्रेनुलम। इसको क्या बोला जाता है भाई, फ्रेनुलम कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। और आपकी जो जीभ होती है, जीभ में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, वो ग्लैंड्स कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे हम, लारीय ग्रंथियां। लारीय ग्रंथियां जो होती है वो कितनी पेयर में होती हैं, 3 पेयर में होती है।
कितनी पेयर में होती है भाई ये? 3 पेयर में पाई जाती हैं। अब 3 पेयर मतलब टोटल कितनी होंगी? 6। ठीक, पेयर में कितनी? 3, टोटल कितनी होंगी? 6। उनको क्या बोलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स कहेंगे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लारीय ग्रंथियों में जो आपका देखो 90% तो पानी की मात्रा रहेगी, 90% आपका वाटर होता है। बाकी जो है इसी में आपका मिलता है लाइसोसोम, जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम भी किसमें मिला रहता है बताओ? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ही लाइसोसोम होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो लाइसोसोम कहाँ मिलेगा भाई आपको? सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा, जो क्या करता है? भक्षण करने का काम करता है। चलिए, और क्या होता है? तो कह रहा है जो जीभ होती है उसमें जो पानी निकल रहा है, जिसे कहेंगे हम सलाइवा, और आपकी भाषा में कहोगे लार, ठीक है, और कछु नहीं, और लसलसा पदार्थ सा, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू 6.8 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 6.8 अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? बताओ जरा। अम्लीय होगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि 7 के इस तरफ है। यदि 7 पर होता तो उदासीन होता, और 7 के उस तरफ होता तो क्षारीय होता। लेकिन ये कह रहे 7 के इस तरफ, मतलब ये कैसा होगा भाई? अम्लीय होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो लार का पीएच मान कितना होगा? 6.8 होगा। चल, हो गया ये, मिटा दे, साफ कर दे। फोटो लेना है, फोटो ले लो, नहीं तो फिर उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अब इसके बाद में कौन सा ऑर्गन आता है मुख के बाद? बताओ जल्दी, कौन सा लगा था फिर? ईसोफेगस, ठीक। ईसोफेगस को क्या बोलोगे? ग्रास नली। ईसोफेगस को क्या कहा जाता है भाई? ग्रास नली कहते हैं। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पता है आपको? एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई नहीं है। देखो, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है, ध्यान रखना, है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 9 मीटर की लंबाई होती है आहार नाल की, ठीक। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 6 से 9 मीटर होगी। ईसोफेगस जो होगा, अब खाना आपका कहाँ पच गया? अभी बताओ जरा। मुख में पच गया, और माउथ में किस किस के साथ पचा? टीथ और टंग। अब मुख में जो पाचन होगा, माउथ में जब डाइजेशन हो जाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वो कहना आप बोलस, उसको क्या बोला जाता है? बोलस कहा जाता है, ठीक है। अब बोलस की जब क्रिया कंप्लीट होगी तो भोजन कहाँ जाएगा बताओ जरा? ईसोफेगस में जाएगा, ग्रास नली में। ईसोफेगस जो होगा, इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है, लेकिन ईसोफेगस जो है वो आपका कौन सा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये कोई हड्डी का नहीं बना होता, और ना ही कोई बाहर से पाइप डला होता है, ठीक। ये हो गया ईसोफेगस। ईसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। अब यहाँ से जब भोजन आएगा, तो भोजन अब यहाँ से नीचे की ओर चलेगा। भोजन कहाँ की ओर चलेगा भाई? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब भोजन जाएगा, ईसोफेगस में जो प्रोसेस बनेगी, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बताओ? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यहाँ से जो भोजन जा रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है आपकी? इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये प्रोसेस आपकी पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। और यहाँ से जब भोजन पहुँचेगा, तो भोजन किधर जाएगा? पेट में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाएगा? अब आपका भोजन पेट में चला जाएगा। तो ईसोफेगस के बाद आने वाला जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन कौन सा कहलाएगा? अमाशय कहलाएगा। चलेंगे हम स्टमक के पास। अमाशय क्या? अमाशय क्या होता है? ठीक, चलो अमाशय में चले। अमाशय में जो होगा वो कौन सी ग्लैंड्स होती है बताओ जरा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है यहाँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक है।
तो यह बन गई आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना। चलिए, अब पेट में भोजन कितने समय तक रह सकता है? 3 से 4 घंटे। तो जो स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में कितना समय लेता है? तो क्या बताओगे? 3 से 4 घंटे का समय लेता है। अब चावल खाओ वो बात अलग है कि चावल खाए 10 मिनट बाद भूख लगाए, क्योंकि चावल हल्का भोजन होता है और वो उसे जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसको हम देखो, तो ईसोफेगस से ग्रास में इसको फूड पाइप भी कह सकते हो। फूड पाइप क्यों? क्योंकि इससे क्या जा रहा है? आपका भोजन जा रहा है अंदर की तरफ, है ना। ये फूड पाइप भी कहा जा सकता है। अमाशय, अब अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएगा कौन? तो जो गैस्ट्रिक जूसेस बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनेगी, उसको मिलकर कौन बनाएगा? HCl। कौन बनाएगा भाई? HCl प्लस रेनिन प्लस पेप्सिन। ठीक है, तो रेनिन, पेप्सिन और HCl। HCl जो होता है, HCl को क्या कहते हो भाई? HCl को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हम इसको हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, HCl को क्या बोल सकते हो आप? हार्मोन भी कह सकते हो। हार्मोन क्यों कह सकते हो? क्योंकि HCl जो होता है ये आपको मम्मी के पेट से ही मिलता है। ठीक, जब आप छोटे से होते हो तभी आपको HCl की मात्रा मिल जाती है। ये आपको माँ के पेट से मिलने वाला हार्मोन होता है और इसका अनुवांशिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका हार्मोन। HCl कब बढ़ेगा? HCl ज्यादा कब होगा? हाँ, HCl कब बढ़ता है? नहीं, अभी वर्तमान में कब बढ़ेगा? एडल्ट एज में। अच्छा, मतलब जो बुढ़े होंगे, जो वयस्क होंगे, उनको अकेली एसिडिटी होती है क्या? नहीं सर, सबको होती है। एसिडिटी तो सबको होती होगी भाई, बच्चों को भी तो होती होगी, छोटे वालों को। तो जो HCl बढ़ेगा वो किसके कारण बढ़ता है? एसिडिटी के कारण बढ़ता है। ध्यान रखना, HCl की मात्रा कब बढ़ेगी? जब पेट में क्या बनेगी? एसिडिटी बनेगी, जिसको कहते हैं अम्लीयता। उसको क्या बोलते हैं? अम्लीयता। आप ज्यादा मिर्च खा लेते हो, मिर्च खाते हो, आपको जलन होती है पेट में, तो ये सब क्या है? एसिडिटी के ही कारण हो रही है। और एसिडिटी जो होती है तो उससे क्या बढ़ेगा? आपका HCl की मात्रा बढ़ेगी। और इसको कम करोगे एसिडिटी को तो क्या खाओगे आप? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके लिए क्या दिया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, NaOH CO2। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाओगे तो एसिडिटी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर HCl का pH वैल्यू क्या होती है बताओ जरा? 1.5 से 1.8 होती है भाई HCl की pH मान। ठीक, अब यहाँ पर जो दो प्रकार के रेनिन और पेप्सिन आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? यहाँ एंजाइम है। ये क्या है? आपके एंजाइम है। रेनिन और पेप्सिन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब दोनों का काम अलग अलग होता है। दोनों का काम कैसे अलग होगा? जैसे मान लो यहाँ हमने रेनिन को लिखा, रेनिन क्या करता है बॉडी में, और आपका पेप्सिन हो गया। तो देखो पेप्सिन का जो काम रहेगा वो बॉडी में क्या करेगा? पेप्टाइड्स के रूप में मिलकर प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और जो आपका रेनिन रहेगा, रेनिन क्या कहलाएगा? रेनिन क्या बनाएगा बताओ जरा? तो रेनिन जो रहेगा आपके अंदर, जैसे आपने मिल्क पिया, दूध पिया, दूध को पचाने का काम कौन करेगा? रेनिन करेगा। रेनिन क्या करेगा? दूध को पचाने का काम करेगा। तो रेनिन का मात्र एक काम क्या होता है? दूध को पचाना। और दूध जो होगा, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैल्शियम प्रोटीन होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो दूध को पचाया किसने? रेनिन ने पचाया। रेनिन ने पचाकर किसको दिया? पेप्सिन को दिया। पेप्सिन ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। और कौन सा प्रोटीन बन गया? कैल्शियम प्रोटीन बन गया। समझ गया बात के लिए कि आप जो भोजन लेते हो वो भोजन पेट में जाएगा, पेट में आपका HCl भी रहेगा, रेनिन भी रहेगा और पेप्सिन भी रहेगा। तो रेनिन क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद वो किसे देगा? पेप्सिन को देगा। और पेप्सिन क्या बनाएगा? प्रोटीन का काम करेगा। तो पेप्सिन जो है वो बॉडी में रहकर क्या बनाएगा भाई? प्रोटीन बनाएगा। चलिए, तो ये मिल्क कैसे कलर का होगा भाई? ठीक है, गाय का दूध देखा है आपने? गाय का दूध कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है, वाइट नहीं होता। वो भी कैसा होता है? वो येलो कलर का। किसके कारण होता है? इसमें तो कैसीन है, इसलिए ये
वाइट दिखाई दे रहा है। तो गाय का दूध का जो कलर होता है वो कैसे कलर का होता है भाई? येलो कलर का होता है। किसके कारण? तो क्या बताओगे? राइबोफ्लेविन के कारण। तो राइबोफ्लेविन पाया जाता है गाय के दूध में, जिसके कारण उसका कलर कैसा दिखाई देता है? येलो कलर का दिखाई देता है। जिसको डाउट है व्हाइट होता है वो आज जाके देखना, है ना। जब गाय से दूध आएगा आपका, उस तरफ आप देखना, उसका कलर आपको जो ऊपर जो जमा सा रहता है ना, जो साफ करते हैं आप, अंदर देखना आप, वो आपको येलो कलर का ही दिखाई देगा। ठीक है, और वो किसके कारण दिखाई दे रहा है आपको? राइबोफ्लेविन के कारण दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये काम किसका था भाई? आपके स्टमक का। स्टमक के बाद अब कहाँ पहुंचेंगे हम? अब किसके पास चले? छोटी आंत के पास चले। चलिए ठीक है, इसको साफ कर दे क्या? अब चले हम किसके पास? छोटी आंत। तो छोटी आंत मतलब बोलेंगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, ठीक है। सबसे पहले देखो भोजन आया कहाँ? भोजन कहाँ से लिया था? मुख से लिया था। यहाँ बना दे मुख, नाक भी तो रहेगी ना, है ना। यहाँ से लिया था। ये किधर आया था बता जरा? फूड पाइप में चला गया था, मतलब ये चला गया किसमें? ईसोफेगस में। ये हो गया आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस में जो भोजन जाएगा नीचे की तरफ, उस प्रोसेस को क्या बोला था हमने? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस से ये भोजन किधर की ओर चला जाएगा बता जरा? स्टमक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये किधर चला गया भाई? स्टमक में चला गया। ठीक, इधर आ गया। इधर क्या बन रहा था? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जा रही थी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हमने यहाँ पर क्या क्या मिल रहा था आपको? HCl, रेनिन और पेप्सिन मिल रहा था। ठीक है, ये क्या है भाई? माउथ, सॉरी माउथ ऊपर नहीं, माउथ बीच में रहेगा, इधर ऊपर तो नाक नहीं आता। ये हो गया माउथ। माउथ के बाद इधर जाएंगे आप, तो इधर क्या होते हैं आपके? फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स हम इधर इसलिए नहीं लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो पार्ट्स रहेगा वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट रहने वाला है, जहाँ से जो लैरिंग्स और फेरिंग्स लगे होते हैं, जो स्वर यंत्र का काम करते हैं लैरिंग्स, है ना, टमटमा जैसे लगे रहते हैं। कई की आवाज़ देखते हैं आप, चेंज कर लेते हैं आवाज़, या तो पतली आवाज़ में बोलने लगते हैं, मोटी आवाज़ में बोलने लगते हैं। ये सब किसके कारण होता है? लैरिंग्स के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है ये लगे होते हैं आपके क्या? फेरिंग्स। हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, कोई लेना देना नहीं फेरिंग से। और यहाँ पर ये आपका क्या आ गया भाई? तो ईसोफेगस आ गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? पेरिस्टालसिस कहा था। ठीक है, इसके बाद में कहाँ आ गए थे आप? स्टमक में। स्टमक में आपको ये सारी चीजें मिली। अब इसके बाद में हम बड़े कहाँ पहुंचेंगे बताओ जरा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चलेंगे आप। ठीक है, इसके पास चले हम अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चले। तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स पाई जाती है। वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं बताओ जरा? एक होगी लीवर, और एक क्या होती है? पैनक्रियास होगी। पैनक्रियास को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं? पार्ट्स कितने होंगे इसमें? 3 पार्ट्स होंगे। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से कहलाते हैं? सबसे पहले क्या आता है आपका? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? जेजुनम। जेजुनम के बाद क्या आता है? इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम जो रहेगा, ड्यूडेनम किधर रहेगा? इधर ऊपर। इधर वाला जो भाग रहेगा, ये भाग क्या कहलाता है आपका? ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद में इधर वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। और इधर वाला जो भाग रहेगा वो क्या कहलाता है? इसको क्या बोलेंगे हम? इलियम कहलाता है। ठीक है, अब ड्यूडेनम जो रहेगा, इसके अंदर 2 चीजें मिलेंगी आपको। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? लीवर और पैनक्रियास। तो सबसे पहले अपन लीवर और पैनक्रियास को देखें। लीवर पैनक्रियास का काम क्या होगा? तो देखो लीवर पैनक्रियास, इधर वाला जो भाग रहेगा यहाँ,
यहाँ पर पाया जाता है हमारा क्या, लीवर। ये वाला जो पार्ट्स होता है यहाँ पर क्या है आपका, लीवर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़े, लीवर को पढ़े। लीवर की जो स्टडी होती है, कि पीछे दांतों की स्टडी भी याद रखना। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहते हैं उसको, है ना, जिसको पढ़ा जाता है डॉक्टर को डेंटोलॉजिस्ट, है ना। तो यहाँ चले हम सबसे पहले लीवर के पास। लीवर की जो स्टडी होती है, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और लीवर में जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो सेल कौन सी होगी भाई, हेपेटिक सेल पाई जाती है। चीज ध्यान रखना, लीवर में कौन सी सेल होती है, हेपेटिक सेल होती है या हेपेटिक कोशिका पाई जाती है। हमारी बॉडी की, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, बताइए जल्दी। लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, तो ध्यान रखना। तो भाई लार्जेस्ट ग्लैंड्स जो है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी है, तो वो होती है भाई लीवर। ठीक, इसका वजन कितना होता है लीवर का, 1.5 से 1.7 kg का, मतलब 1.5 किलो का होता है लीवर। और सबसे वजनदार अंग भी कौन सा माना गया है, लीवर माना गया है। अभी तक जितने ऑर्गन्स पढ़ोगे, इससे कम वजन के ही आपको ऑर्गन्स मिलेंगे, इससे ज्यादा वजन के ऑर्गन नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये कितना होता है, 1.5 से 1.7 kg का होता है। अच्छा, लीवर को डोनेट कर सकते हो क्या, ठीक है, लीवर को डोनेट किया जा सकता है। लीवर का कम से कम 80% भाग आप डोनेट कर सकते हो। और डोनेट करने के बाद लीवर 21 दिन लेता है और 21 दिन में ये रिकवर हो जाता है। ठीक है, 80% भाग इसका डोनेट कर देना, मतलब जरूरत पड़े तो, ऐसा नहीं है कि कर ही देना, है ना। 80% भाग इसका डोनेट कर सकते हो, और 21 डेज में ये फिर से कैसा हो जाता है भाई, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब लीवर में हमने पीछे जब ब्लड पढ़ा था, तो ब्लड में हमने प्लाज्मा देखी थी। प्लाज्मा जो बन रही है वो किधर बनती है भाई, लीवर से आपकी प्लाज्मा बनती है। ठीक है, और हमने देखा था कि लीवर हमारा जो होता है 2 कलर देता है। एक देता है प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो। येलो किसके कारण हो रहा है, बिलीरुबिन के कारण होता है। किसके कारण हो रहा था, बिलीरुबिन के कारण। और एक कलर जो दे रहा था वो कौन सा दे रहा था, बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन जो होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। और हरे कलर का क्या कहलाता है, वो पित्तरस कहलाता है क्या, इसको क्या कहते हैं, बाइल दूध। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है, हरे रंग का होगा, और इसको क्या बोलेंगे, पित्तरस। ठीक है, अब ये पित्तरस जो बनेगा वो किधर बनता है, पित्ताशय में बनता है। अब पित्ताशय कहाँ लगा जाता है, इसमें यहां पर जाएंगे हम और इधर जाएंगे। तो देखो, इधर वाला जो भाग होता है ये कहलाता है गॉल ब्लैडर। ये क्या कहलाता है, गॉल ब्लैडर कहलाएगा। और इसको क्या कहोगे आप, पित्ताशय कहोगे। ठीक है, ये होता है आपका क्या, पैंक्रियास। इसको क्या बोलते हैं हम, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से जूसेस बनाएगा, और जूसेस बनाकर किसको देगा, गॉल ब्लैडर को देगा। तो गॉल ब्लैडर में जैसे पहुंचेगा तो लीवर वहां पर कलर कौन सा देगा, बिलीवर्डिन कलर देगा। बिलीवर्डिन जो कलर रहेगा कैसे रंग का रहेगा, हरे रंग का रहेगा। और ये मिलकर क्या बनाएगा, बाइल जूस बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो पित्तरस जो होगा वो कहाँ बनेगा, पित्ताशय में पित्तरस बनता है। और कलर जो देता है बिलीवर्डिन, वो कलर किसका काम है, लीवर का काम होता है। ठीक है, लीवर देखो, आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने से लीवर खत्म हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। दवा कराते कराते एक समय ऐसा आता है, लीवर में जब स्वेलिंग आती है तो लीवर पेट में बस्ट हो जाता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा ना लेके कम भी ना ले, है ना। ठीक है, ना ले वो अच्छा है, तो ध्यान रखिए। और जो लोग पाइजन का प्रयोग करते हैं वो भी देखो यहीं से करेंगे पाइजन का प्रयोग। यहाँ से क्या है, यहाँ पहुंचा और अब किधर पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, तो डैमेज किसे करेगा, लीवर को। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड्स को खत्म करने का काम करता है पाइजन, और इसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इसको ही दबा कर बिस्तर देखा जाता है, जो हमने आपको उस दिन बताया था कि पोस्टमार्टम में क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़े,
लीवर और कोई काम तो नहीं करता ज्यादा। हाँ, जॉइंटिस की बीमारी होगी, पीलिया की बीमारी होती है, तब भी सबसे पहले स्वेलिंग किधर आएगी? लीवर में आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद क्या होता है बताओ जरा? लीवर के बाद अग्नाशय, पेनक्रियास के पास चले क्या अपन? ठीक है, अग्नाशय का क्या काम होगा बताओ? हाँ, अग्नाशय लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना। अग्नाशय जो होती है वो लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि आपसे पूछेगा तो कौन सी ग्रंथि में टिक लगाएंगे मैडम? अग्नाशय में। अब देखो, ग्रंथि सीधा पूछता है तब भी आप लीवर में टिक लगाओगे, और यदि क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब भी किस में टिक लगाओगे? लीवर में टिक लगाओगे। तो हेक्सोक्राइन लीवर, हेक्सोक्राइन अग्नाशय। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होती है अग्नाशय, ये आपकी एक्सोक्राइन एंड आपकी एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, ये चीज ध्यान रखना। एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, क्योंकि ये जो अग्नाशय होता है ये आपकी बॉडी में एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। ये दोनों प्रकार का काम करता है, जो है आपका क्या भाई? अग्नाशय। ठीक है, अब क्या काम करता है बताओ? ये कौन से एंजाइम बनाता है अग्नाशय? इसमें कौन से एंजाइम बनते हैं अग्नाशय में? बनता है या नहीं बनता? आगे पार्ट पीछे सपाट। अग्नाशय में कोई एंजाइम सिक्रिएट होते हैं क्या नहीं होते? अग्नाशय में कोई भी एंजाइम नहीं होएगा, सिर्फ ये क्या करेगा आपका भाई? दोनों प्रकार के एंजाइम तो बनाएगा, एंडोक्राइन भी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो किसके पास पहुंच जाए हम जल्दी से? ड्यूडेनम पे चलेगा। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग कहाँ चला गया अब आपका? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम क्या काम करेगा बताओ? ड्यूडेनम क्या काम करेगा? हाँ, ड्यूडेनम क्या काम करता है? ड्यूडेनम में कोई सेल होती है क्या? अच्छा, अल्फा बीटा डेल्टा किसमें होती है? पेनक्रियास में होती है। यही होगी कि नहीं होगी? अग्नाशय में होंगी, जो 4 प्रकार की सेल बनाता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो सेल कौन सी कहलाती है? सबसे पहले होगी अल्फा, इसको साफ कर दे क्या? ये आपका 4 प्रकार की सेल बनाएगा अग्नाशय, जो है कि नंबर 1 कौन सी? अल्फा, और नंबर 2 बीटा, नंबर 3 डेल्टा, और नंबर डी एफ सेल। ठीक है, ये कितने प्रकार की सेल बनाएगा आपका? 4 प्रकार की सेल बनाता है। अल्फा सेल जो होती है किसका निर्माण करती है? बताओ जल्दी से, कौन सा हार्मोन बनाती है? ग्लूकागोन। ठीक, ये जो निर्माण करेगी किसका करती है भाई? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन बनाएगी। बीटा किसका निर्माण करेगी? इंसुलिन का निर्माण करेगी आपकी बॉडी में। और डेल्टा किसका निर्माण करेगी? सोमैटोस्टैटिन का निर्माण करेगी। और एफ सेल जो होगी ये क्या बनाती है? एंजाइम बनाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो अग्नाशय होती है वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होगी। क्योंकि देखो, इधर हमने देखा ये जो तीनों हमको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपके? हार्मोन, और ये क्या है? एंजाइम। तो हमने जब ग्लैंड्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि ग्लैंड्स जो होती है ये एंजाइम और 2 प्रकार की होगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या बना रही थी? जूसेस बना रही थी, और एंडोक्राइन क्या बनाती है? हार्मोन। तो एंडोक्राइन तो ये हो गई जो क्या बना रही है बताओ? हार्मोन। और एंजाइम जो बनाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी? एक्सोक्राइन कहलाएगी। तो ये एक्सोक्राइन हो गई एफ सेल, दोनों प्रकार की होगी। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। चलिए, अब यहाँ एंजाइम जो बनेंगे वो कितने प्रकार के एंजाइम बनाएगी? 3 प्रकार के, है ना? एंजाइम कितने प्रकार के होंगे? 3। सबसे पहले होता है कौन सा? एमाइलेज, फिर होता है ट्रिप्सिन या लाइपेज, और हो गया आपका कौन सा? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हार्मोन बनाती है। एमाइलेज हो गया, लाइपेज
लाइपेज हो गया और ट्रिप्सिन हो गया। तो एफ सेल जो सीक्रेट करेगी, ये एफ सेल जो क्रिएट एंजाइम बनाएगी वो कौन सी बनाएगी? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम कौन ने बनाए? एफ सेल में। और जो 3 प्रकार के हार्मोन है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसा है ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? टिकला क्या लगाएंगे? अल्फा कोशिका। फिर यदि पूछ ले इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी कोशिका करेगी? बीटा कोशिका। आपने देखा होगा जिसको शुगर की बीमारी होती है उसका क्या बढ़ता है? इंसुलिन बढ़ता है कि नहीं? इंसुलिन चेक होता है। इंसुलिन इंजेक्शन किधर लगाएंगे? वो पेट में। इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ लगता है? पेट में। शुगर की मात्रा ज्यादा है, ठीक, तो इंसुलिन यहाँ लगा दिया, स्टमक में लगाया, स्टमक में लगाएंगे कहाँ पहुंचेगा? डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगा मतलब शुगर वाले पेशेंट को आराम मिलेगा। आप देखिए, ये सोचो कि लिया और इंजेक्शन भड़ाक से लगा दिए पेट, वहाँ कोई नसस नहीं देखी जाती, आए ढोरों जैसे पकड़ा फटाक से लगा, खत्म हो गया, लग गया इंजेक्शन, ऐसे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन, चलिए इसके बाद में कहाँ चले? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम का क्या काम होता है बताओ? ड्यूडेनम क्या करेगा? हाँ, तो ड्यूडेनम का काम क्या है? पैंक्रियाज से आए हुए भोजन को कहाँ पहुंचाना? जेजुनम तक पहुंचाना। तो यहाँ से जो भोजन है, ये भोजन कहाँ की ओर चला बताओ भाई? जेजुनम के पास चला गया। तो जेजुनम जो होएगा, जेजुनम क्या करेगा? तो जेजुनम का कोई ऐसा ग्लैंड्स नहीं है, ड्यूडेनम से आए हुए भोजन को किसको दे देगा? इलियम को दे देगा। तो इलियम जो होता है, इलियम में एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, इलियम में एक स्ट्रक्चर बनता है। तो जो इलियम का संरचना होगी वो क्या क्या कैसी बनेगी आपकी? कुछ इस तरह। तो इस संरचना को क्या बोलेंगे आप? तो उंगलीनुमा संरचना कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे भोजन आएगा, ऐसे भोजन चलता है ऊपर से नीचे। और इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, ध्यान रखना है ना। इसका क्या क्वेश्चन बना था एग्जाम में? तो 2018 या 19 की पेपर, अभी 2000 जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था रेलवे का, उसमें क्वेश्चन बना गया था कि उंगलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको विली कहते हैं, ठीक। इसका क्या नाम है भाई? विली। तो उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? विली कहलाती है। इस तरीके से भोजन चलता है इस संरचना में। और ये कहाँ पहुंचेगा भाई? इलियम में पहुंचेगा। अब इसके बाद में कौन सी? इंटेस्टाइन में चले हम, लार्ज पे चले। तो देखो, यदि क्वेश्चन बना कि संपूर्ण भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो आंसर क्या लगाओगे? छोटियां। पूरा भोजन यहाँ डाइजेस्ट हो चुका, कुछ नहीं बचा। जब यहाँ रस बन गया मतलब ये आपका बॉयल निकल गया वहां से, यहाँ अब कुछ नहीं बचने वाला, जो कुछ बचेगा आपको नीचे की तरफ पहुंचता जाएगा। तो यहाँ इलियम। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? अटैच कौन सी? बड़ी आंत। तो यहाँ से जो अटैच कर देंगे वो आप किसको कर देंगे बताओ? साथ में बड़ी आंत को। बड़ी आंत क्या करेगी? बड़ी आंत का क्या काम होगा? बड़ी आंत में क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसके भी 3 भाग होंगे लार्ज के। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहेगा आपका? तो नंबर 1 क्या रहता है? रेक्टम, ठीक है, नंबर 1 क्या रहेगा? रेक्टम। नंबर 2 कोलोन, और नंबर 3 सीकम। नंबर 3 क्या रहेगा? सीकम रहेगा। तो रेक्टम किधर होएगा बताओ? रेक्टम इस तरफ होगा क्या? इसको साफ कर दे, इधर बना लेना रेक्टम, है ना। इधर क्या रहेगा बताओ? सीकम। यहां क्या रहेगा? सीकम। इधर क्या रहेगा आपका? रेक्टम। यही बना दे। यहाँ क्या रहेगा? रेक्टम। और इस तरफ वाले भाग में क्या रहता है? कोलोन। इधर रहेगा रेक्टम, इधर रहेगा कोलोन, और इधर क्या रहता है? सीकम। जहां पे ये सीकम है, यहाँ बहुत सारी मसल्स होती है, ध्यान रखना ना, यहाँ बहुत सारी मसल्स होती है। जहां पर होती है आपकी क्या? अपेंडिक्स। सुना होगा आपने? सुना है अपेंडिक्स की नस, यही बढ़ जाती है धीरे धीरे करके। तो ये अपेंडिक्स बढ़ जाता है, और ये अपेंडिक्स का काम हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं रहता खास, इसका ज्यादातर काम रहता है एनिमल्स की बॉडी में। ये घास फूस को पचाने का काम करती है,
जो वो चारा वगैरह खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका रहता है? अपेंडिक्स का काम होता है, क्योंकि आपके घास फूस को डाइजेस्ट करने का काम कहाँ तक था? यहाँ तक। बस अब ये चीज़ें खाते होगे तो ये पाचन करेगी। कई लोग क्या रहता है खेत में बैठे हैं दूबा खा रहे हैं, हाँ, कई लोग कुछ खाते हैं तो वो पाचन कौन करेगा? अपेंडिक्स की नस उसे डाइजेस्ट करेगी। ठीक, कई लोगों को देखा होगा आपने, जैसे बेर खाते हो, लिया और बेर की जो गुठली होगी उसको अंदर कर लेते हो कई लोग, है ना। अब डर बन गया कि पेट में से निकल जाए, है ना, तो वो उसको वहाँ डाइजेस्ट कहाँ पर हो जाएगा? वो यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे इतनी बॉडी में कहीं ऐसी कोई मशीन नहीं है जो उसको घुमा के पीस देगी। ऐसी तो कोई मशीन नहीं है ना, क्योंकि यदि मशीन होती तो ये बाहर हो जाता है यहाँ से, है ना, यहीं से बाहर कर देती। वो कहाँ पहुँचेगी? आपकी यहाँ जाके उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या लास्ट आता है हमारा एनस। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में होता है क्या? एनस। एनस मतलब क्या? गुदा। और एनस, इस एनस के माध्यम से भोजन आप कहाँ कर देते हो? बाहर। ठीक, यहाँ से चला जाता है आपका भोजन बाहर। तो ये है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ जाके आपका कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखना, बड़ी आंत ऑप्शन में आता है और एनस आता है, तो बड़ी आंत में टिक नहीं लगाना। कई लोग बड़ी आंत में टिक लगा देते हैं कि लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो बड़ी आंत ही रहेगा, वहीं भोजन पचता होगा, लेकिन भोजन पच कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था भाई आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से शुरू। ठीक, और अंत कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी। तो कोई डाउट हो तो बताओ, है पूछो, कोई डाउट हो? हाँ भाई, पीछे पूछो। कंचन पूछो, का पूछे? जो का डाउट हो वो पूछो। भोजन पच रहा हो नहीं पच रहा हो? हाँ, अभी जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो गया? नहीं हुआ? कहाँ? सुबह ही खा लिया था। अच्छा, कुछ नहीं, हम समझ गए क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो बताओ, कुछ पूछना हो तो पूछिए पाचन तंत्र में। अच्छा, जाए